एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे राजनीति के शतरंज में घोड़े का ढाई घर। जी हां, राजनीति जहां एक शतरंज की एक खेल है, तो वहां राजनीति अब विज्ञान का रूप भी ले लिया है। जी हां, विज्ञान इसलिए कि इसमें अर्थमेटिक्स है, तो इसमें केमिस्ट्री है और फिजिक्स तो ऑलरेडी है ही। ये सारे साइंस जो है अब राजनीति के पर पैतरे हो चले हैं। अर्थमेटिक्स की बात इसलिए है कि सबसे पहले जादुई आंकड़े, जो जादुई आंकड़े होती है लोकसभा का या विधानसभा का, उसको पहुंचने के लिए सबसे पहले राजनीतिक दल जो है उसी की वर्जिश करते हैं, उसी के एक्सरसाइज में लगे रहते हैं कि किस तरह जो जादुई आंकड़े हैं, लोकसभा के 272 के जादुई आंकड़े, ये अर्थमेटिक्स में पहुंचने के लिए जो खेल चल रहा है या जो जोड़ जोड़ बनाया जा रहा है, ये केमिस्ट्री है। निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि पटना में नीतीश कुमार ने विपक्षियों को एकजुट करके ये साबित कर दिया कि राजनीतिक में संभावनाएं रहती है और संभावनाओं को ईमानदारी से और शिद्दत से कोशिश करने के बाद उसको अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। यूं तो 2015 से ही लगातार विपक्षियों की एकजुटता को लेकर तमाम कवायदे चलते रहा है, लेकिन जिस शिद्दत और ईमानदार कोशिश से नीतीश कुमार को लोगों ने सहयोग किया और सबसे बड़े राजनीतिक दल जो है वो जो कांग्रेस है, वो इसको जिस तरह से समर्थन दिया, वो काबिले तारीफ नीतीश के लिए जाता ही है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को एक जगह बैठाना, ममता बनर्जी को और कांग्रेस को एक जगह बैठाना, ममता बनर्जी और लेफ्टिस्ट को एक जगह बैठाना, ये तमाम कोशिश इस बात की ओर इशारा करता है कि ये असंभव होता हुआ दिखता था। लोग कहते थे कि एक जगह पे ममता बनर्जी और लेफ्टिस्ट वाम दल एक साथ कैसे हो सकते हैं। लोग ये भी कहते थे कि केजरीवाल और कांग्रेस एक जगह कैसे हो सकते थे। ये तमाम कयासों के बीच नीतीश कुमार की जो प्रयास ने है वो काफी रंग लाता हुआ दिखा। इसकी वानगी इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जो केमिस्ट्री बनी, उससे जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो हड़बड़ाहट और अकबकाहट जो देखने को मिलती है, वो उनकी बातों से साफ झलकता है। क्योंकि इस समय पे, जिस समय पे ये कार्यक्रम चल रहा था, उस वक्त मोदी जी विदेश की यात्रा में थे और गोदी मीडिया लगातार मोदी जी की तारीफ की कसीदे पढ़ते जा रही थी। और इस बीच में अमित शाह का जो ट्वीट आता है, उसके बाद स्मृति ईरानी सामने आती है, उसके बाद जैसे ही पंडित रविशंकर प्रसाद जी का जो बयान आता है, ये सारी चीज की जो है, ये सारी चीज इस ओर इशारा करता है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी घबराहट में थी। मैं रविशंकर प्रसाद जी जो पूर्व मंत्री है, उसको पंडित जी इसलिए कहा कि वो इस वक्त में उसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं जिस वक्त में उनको मंत्रालय दिया गया था। उस मंत्रालय में कॉल ड्रॉप के नाम से उनको मशहूर होना पड़ा। तो उन्होंने कहा था कि यदि आपकी बातचीत करने में अगर आपके फोन का कॉल ड्रॉप होता है, तो उसके पैसे जो है ना उपभोक्ताओं को मिलेगा। उनकी विदाई तो हो गई, लेकिन वो संभव होता हुआ नहीं दिखा और उससे बड़ा बेइज्जत तरीके से उनको जो है मंत्रालय से निकाला गया है। यह राजनीतिक गलियारों पर इस बात की चर्चा है। और अभी बिना फीस के वकील हैं, वकील तो हैं ही, इसलिए बिना फीस के है, उन्हें कोई बुलाता हो या ना बोलता हो, वो कूद पड़ते हैं राजनीतिक गलियारों की बात करने के लिए। अगर उसमें इतनी काबिलियत रहती तो उनको मंत्रालय से हटाया नहीं जाता और हटाने के बाद उसे पार्टी बड़े स्थान पर पदस्थापित करती, लेकिन ऐसा संभव होता हुआ नहीं दिखा। इस बीच में लगातार रविशंकर प्रसाद जी जिस तरह से बातें करते हैं, इसीलिए मैंने उनको कोट किया और विशेष कोई बात नहीं थी। बात चल रही है कि जो बात के लिए ये जो पटना में महाजुटान हुआ, उसका जो केमिस्ट्री है
वो अर्थमेटिक्स में कैसे बदलेगी। जी हाँ, उसका अर्थमेटिक्स क्या है, तो सीटों पर गौर करना जरूरी है। तो सबसे पहले बड़े दल के रूप में जो विपक्ष में बैठे थे, उसमें प्रमुख दल में आ रहा है महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी। ये दोनों 48 सीट महाराष्ट्र से आते हैं, यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो उपस्थिति हुई वो 48 सीटों पर 48 सीटों की केमिस्ट्री को बता रही है, उसकी अर्थमेटिक्स के बारे में बता रही है। उसके बाद आता है बंगाल के बारे में। ममता बनर्जी वहीं से बिलोंग करती है और प्रेजेंट में वो वहां की मुख्यमंत्री भी है। तो 42 सीटों का जो गणित है वो लोकसभा का सीट वहां पर है, उसी की केमिस्ट्री वहां पर होता हुआ पटना जुटान में देखा गया। उसके बाद बात जो आती है सीटों में, तो उन 40 सीटों बिहार का, क्योंकि बिहार के ही चाणक्य वाली भूमि में ये महाजुटान हुआ था और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी, तो वहां पर जबरदस्त हिट पहले भी हुई थी और अब भी वहां पर हिट पार्टियों में उनकी गिनती होती है। 40 सीट के बाद आता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु से ही जो एके स्टालिन जी जो एम के स्टालिन जी जो मौजूद थे, वो 39 का जो अर्थमेटिक्स है उसी का केमिस्ट्री के लिए वहां बैठे हुए थे। और उसके बाद आती है झारखंड, सिर्फ 14 सीट, लेकिन हेमंत सोरेन लेट सही लेकिन महाजुटान में वो पहुंचे। ये उनका पास जो अर्थमेटिक्स है वो 14 सीटों का है, उसी की केमिस्ट्री वहां पर होती हुई दिखी। कुल मिलाकर जोड़ा जाए तो 183 सीट्स बनते हैं, यानी अगर सभी सीटों पर गौर करें तो महत्वपूर्ण सीटों में 183 का ही केमिस्ट्री वहां पर काम करता हुआ दिख रहा था। ऐसे तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी बैठे, तो लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात का चर्चा चल रहा है कि कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा महागठबंधन मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो बात आ रही थी वो आ रही थी बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और झारखंड की बात। बाकी लोगों की उपस्थिति क्या होगी वो राजनीतिक गलियारों में अलग सी बातें हैं। तो 183 बड़ी सीट, और यदि इस केमिस्ट्री का जो है कोई प्रतिफल निकलता है और अर्थमेटिक्स में बदलता है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखेगा। अब रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत जो किला है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इसलिए भी कि वहां पर एक मजबूत मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तरफ से काम कर रही है। यह मैं बुलडोजर बाबा यानी योगी जी के बारे में बात कर रहा हूं। निश्चित तौर पर जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी का ऑरा पूरे भारत में काम कर रहा है, उसी तरह जो है योगी जी का भी जो ऑरा है वो पूरा उत्तर प्रदेश में, उसकी जो बोलबाला है, उसकी जो ऑरा है वो काफी बड़ी है। इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए और योगी जी ने चुनाव में इसे साबित किया है। ये अलग सी बात है कि 2014 में और 2019 में जो चुनाव लोकसभा के हुए उसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी है। बावजूद ये कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा उर्वरक की अगर कोई भूमि है राजनीतिक दृष्टिकोण से तो उत्तर प्रदेश है। और गुजरात तो नरेंद्र मोदी का जो है वो एक्सपेरिमेंट का जगह है, वो एक किले की तरह तब्दील होता हुआ दिखेगा, इसे किसी को इनकार नहीं किया। और लोकसभा चुनाव जो आने वाला 2024 में है, गुजरात में बहुत कुछ बदलेगा, इसकी कोई गुंजाइश होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये साफ स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो राजनीतिक हलकों में जो बात चल रही है कि खड़गे साहब जो है वो दलित से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश में उनको प्रोजेक्ट करा के, यानी किसी एक लोकसभा से खड़गे साहब को चुनाव में लड़वा कर दलितों पर बड़ी पैमाने पर सेंधमारी करने की जो योजना है वो अंदर खाने से छनकर आती हुई नजर आ रही है। ये तो राजनीतिक कयासे हैं। राजनीतिक गलियारों में
संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और जो कुछ दिखता है वो होता नहीं है, कुछ पर्दे के पीछे रहता है और कुछ पर्दे के बाहर लाने की कोशिश होती है। जिस योजना पर काम करना रहता है, राजनीतिक दल बड़ी चालाकी के साथ उसको जो है करने के लिए समय का इंतजार करती है। कुछ तो नजर आ जाता है और कुछ कभी नजर नहीं आता है। कुछ लोग उसे देख पाते हैं और बहुत से लोग उसे देख भी नहीं पाते हैं। यह राजनीतिक परपत्रे इसी को कहते हैं। इतना साफ राजनीति का तो जो चैप्टर है वो नहीं है। मैंने कहा ना, जहां राजनीति एक शतरंज की खेल है, वहां विज्ञान का एक बड़ा कॉकटेल भी है। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस समय में निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी का जो ऑरा है उसमें तो कमी होता हुआ दिख रहा है, जिसको पाटने के लिए लगातार मोदी मीडिया विदेश में नरेंद्र मोदी जी का जो ये हो रहा है, उनका जो सम्मान हो रहा है, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस हिसाब से भारत में उनके खिलाफ जो गठबंधन बन रहे हैं, उससे तो घबराहट भारतीय जनता पार्टी और संघ को भी होता हुआ दिख रहा है। और जिस हिसाब से संघ ने भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर दिया कि और बहुत ज्यादा अभी जो है भारतीय जनता पार्टी को इसमें होमवर्क करने की जरूरत है और सिर्फ नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा के बल पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, ये बड़े सवालों को जन्म दे दिया है। इसी के बाद से विपक्ष में जो चान आया है और उसमें जो उत्साह भरा है, ये उसी बातों को लेकर मुझे लगता है बढ़ा है। और जिस हिसाब से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम और दूसरे बड़े मुद्दे पे सरकार को घेरने का जो काम किया, और जिस हिसाब से भारत के अलावा भी विदेशों में राहुल गांधी को सुनने की कि जो कवायदे चल रही है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक दल भी, जो विपक्ष के लोग हैं, मैं खासकर कोट कर रहा हूं, वो राहुल गांधी और कांग्रेस को अब नोटिस में लेने लगे, क्योंकि विगत कुछ साल पहले देखा जाए तो कांग्रेस हार के एक मशीन के रूप में तब्दील हो गई थी और धीरे धीरे उनका ये स्थिति हो गई कि ये कयासे लगाने लगे थे लोग कि भारत से कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। और इसके लिए नरेंद्र मोदी ने नारा भी लगाया था, कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन कहते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की जड़ें इतनी गहरी थी और इतनी लंबी थी, जिसका अंदाजा लगाने में नरेंद्र मोदी चूक गए। सद तो चूका ही है। तो उसी का परिणाम वक्त वक्त में अब नजर आने लगा है और दर बदर रहने वाली कांग्रेस पार्टी अब राज दर राज भारतीय जनता पार्टी से छीनने में कामयाब होते हुए दिख रही है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो लगातार राजनीतिक घटनाएं हो रही है, उस घटनाओं पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि फिर समाचार आ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक खास राजेश गुप्ता जी ने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के ऐलान करके कांग्रेस में शामिल होने की जो कवायदे पर बातचीत चल रही थी, वो सारा नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वहां पोस्टर वार अभी से शुरू हो गया और जिस तर्ज पे कर्नाटक चुनाव में और कांग्रेस ने वहां पर पोस्टर बैनिंग का जो इंतजाम किया था या जिस हिसाब से स्ट्रेटजी लगाया था, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उसी स्ट्रेटजी को अपने तरफ ढालने की कोशिश कर रहा है और कमलनाथ के खिलाफ में पोस्टर लगाने का खेल शुरू कर दिया। इससे राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा छिल गई कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी जो कर्नाटक में काम की, वही स्ट्रेटजी अब शिवराज सिंह चौहान क्यों अपना रहे हैं। क्यों नरेंद्र मोदी जी के गुजरात मॉडल और अन्य मॉडलों पर छोड़कर कांग्रेस के मॉडल पर काम करने के लिए शिवराज सिंह चौहान मजबूर हो गए हैं। इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही। बहरहाल जो महाजुटान हुआ और जिस हिसाब से अर्थमेटिक्स पर जो केमिस्ट्री बनी, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में शिमला में जो कार्यक्रम बनने की बात हो रही है या होने की बात हो रही है, इस पर लोगों की नजर रहेगी। आगे जैसे भी कुछ समाचार आएगा हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो मेरा ये वीडियोस कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें
और किस तरह के वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।